जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक इस समय सप्लाई चेन इश्यूज से परेशान है, जिसके चलते वो भारत को F404 इंजन डिलीवर नहीं कर पा रही है, जिसका ऑर्डर हमने 2021 में साइन किया था या हमने कंफर्म किया था, जहां पर हमें 99 F404 इंजन की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर ये पहले कहा जा रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर जो फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं ये लगाई जाएंगी, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी कि अगर समय पर इंजन डिलीवर ना किए गए तो पेनल्टीज का जो प्रावधान था वो वहाँ पर रखा गया था, यानी कि जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये जो जुर्माना है ये नहीं लगाया जाएगा, और इसकी जो वकालत है वो खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने करी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि सप्लाई चेन इशूज़ के चलते जो इंजन डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही है, हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ संपर्क में हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लान और गोल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, हम सिर्फ यहाँ पर इंजन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें टीओटी और भी दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होने वाली है, और ऐसे में अगर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ आ गई तो इससे जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार फिलहाल तो किसी प्रकार की जो पेनल्टीज़ है वो ना लगाए। अगर इसके बाद भी कोई डिले की संभावना होती है तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत सिर्फ F404 इंजन को लेकर इंगेज नहीं है, बल्कि F414 इंजन की जो डील है वो भी दिसंबर में साइन किए जाने की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ वो जो एडवांस इंजन है ये भारत में बनाए जाएंगे, जो कि F404 से ज़्यादा पावरफुल है, और वो तेजस मार्क 2, एम का मार्क 1 और टिडबीएफ जैसे प्लेटफॉर्म को पावर करने वाले हैं। हालांकि अभी इंजन डिलीवरी शुरू कब से होगी F404 की जहां तक बात रही तो उसके बारे में कोई स्पष्ट टिप्पणी हम नहीं कर सकते। कुछ रिपोर्ट कहती है कि नवंबर में शुरू हो जाएगी, कुछ रिपोर्ट कहती है दिसंबर में शुरू हो जाएगी, तो कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसमें अगले वर्ष जनवरी तक का इंतजार हमें करना पड़ सकता है, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट कहीं से भी नहीं आ रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट स्विफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घातक अनमैन एयर व्हीकल प्रोग्राम में एक स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था, जिसको हम स्विफ्ट के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था जो कि घातक के लिए टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने वाला था। और अभी हाल ही में आप सबने सुना होगा कि डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना से आग्रह किया था कि जो स्विफ्ट है इसको भी एज अ अनमैन एयर व्हीकल जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, ताकि भारतीय वायुसेना की जो अलग अलग नीड्स हैं ये पूरी हो सकें। और इसी क्रम में अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस प्लान को अप्रूव कर दिया है, जहां पर स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी स्विफ्ट प्रोग्राम को अब एक फुल स्केल जो अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल है इसमें कन्वर्ट किए जाने की बात की गई है। इनिशियली ये एक टेस्ट प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब यहाँ पर ये 1 टन का अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल बनने वाला है, जो कि एज अ मिनी बॉम्बर रिएक्ट करेगा। यह सिर्फ अटैक मिशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इससे इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और जो सर्विलेंस मिशन है ये भी एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। डीआरडीओ काफी लंबे समय से इस प्रोग्राम को लेकर इच्छुक था, और ये जो डिसीजन है ये भारतीय वायुसेना के उस इंटरेस्ट को प्रदर्शित करता है जो कि लगातार स्टेल्थ अनमैन प्लेटफॉर्म पर उनका बनता जा रहा है। ये मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जहां पर सर्वाइबिलिटी, प्रिसीजन और एडाप्टेबिलिटी काफ़ी क्रिटिकल होती हैं। ओरिजिनली ये जो एयरक्राफ्ट था इसको एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर विकसित किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऐड की जाएंगी, जहाँ पर इसमें आपको जो हथियार हैं वो भी देखने को मिलेंगे, और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग पेलोड्स हैं ये भी देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली घातक प्रोग्राम के लिए इसमें स्टेल्थ, एरोडायनेमिक और दूसरी जो फ्लाइट प्रोफाइल्स हैं इनका अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म आपको एक ट्रू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर देखने को मिलने वाला है। जो नया वर्जन है स्विफ्ट का, इसमें आपको इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, जो कि एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर देखा जाता है, जहाँ पर ये इंटरनली हथियारों को कैरी करेगा, ना कि इसमें एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये प्रेसिडेंट गाइडेड एमिनिशंस को कैरी करेगा, साथ ही साथ एनिमी रडार्स के लिए इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। इसको पावर करने के लिए एक स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम एसटीएफई के नाम से जानते हैं। ये सेम इंजन है जो निर्भय क्रूज मिसाइल को पावर करता है। एसटीएफई का कॉम्पैक्ट साइज इसको काफ़ी ज़्यादा आइडियल इंजन बना देता है स्विफ्ट के लिए। साथ ही साथ ये जो पावरफुल इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब ने देखा है कि निर्भय मिसाइल के साथ ये इंजन ने अपनी जो कैपेबिलिटी है इनका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है और अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव भी किया है। और यही कारण है कि नेक्स्ट जनरेशन की जितने भी अनमैन सिस्टम है उसमें इसको इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है। एसटीएफए की कॉम्पैक्ट डिज़ाइन अलाउ करती है कि स्विफ्ट जो है अपने स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करके रख पाएगा, और इसके बावजूद भी जो सफिशिएंट थ्रस्ट है वो मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्विफ्ट को मिलता रहेगा। इससे वो डीप स्ट्राइक,
इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट सपोर्ट मिशन जो है उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। हालांकि अभी डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि स्विफ्ट में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलने वाली हैं और इसका जो प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट होगा उसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी को इंकॉर्पोरेट भी किया जाएगा। दोस्तों, MMRCA-1 हो या MMRCA-2 हो, जिसको अब MRFA के नाम से जाना जाता है, इसमें जब कंपटीशन की बात आती है तो दो एयरक्राफ्ट जो एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी है ये आमने सामने आ जाते हैं। आप सबको पता है कि MMRCA-1 में राफेल ने माइनर मार्जिन से टाइफून को हराया था, जहां पर प्राइस एक बहुत बड़ा इशू बना था और प्राइस के चलते ही जो राफेल है वो वहां पर विजेता घोषित किया गया। लेकिन MRFA को लेकर के अब ये समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का झुकाव हमें बेसिकली जो टाइफून है उसके तरफ देखने को मिला है और जिस प्रकार की प्राइस पे ये ऑफर किए गए हैं, अब ये भारतीय वायुसेना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा रहे हैं। अगर हम एक रिपोर्ट की बात माने तो यह बताया गया है कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम अब किसी भी प्रकार से इस डील को ग्रैब करने के प्रयास में है और अब यहाँ पर एक बार फिर से ये एयरक्राफ्ट हेड टू हेड आमने सामने आ चुके हैं। आपको बताते चले कि MMRCA-1 की जहाँ तक बात रही तो वहाँ पर इनिशियल प्रोक्योरमेंट से लेकर के जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है, यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन का जो राफेल है इसने टाइफून को हराया था। लेकिन अब यूरोफाइटर कंसोर्टियम लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, इसके अलावा लाइफ साइकिल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट के अलावा दूसरे भी जो एस्पेक्ट है इसमें डिटेल में भारतीय वायुसेना को ब्रीफ करने वाली है। और जिस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब टाइफून में देखने को मिली है, उसके बाद यूरोफाइटर कंसोर्टियम का ये कहना है कि अब ये एयरक्राफ्ट राफेल से ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। आपको बताते चले कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने पहले भी कहा था कि उनका जो नया कैप्टर ई एसा रेडार है, इसके अलावा मीटियोर मिसाइल का इंटीग्रेशन है और दूसरे एडवांस मिसाइल का इंटीग्रेशन है, वो इसको सबसे घातक एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि राफेल एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अपनी वर्सटाइलिटी के लिए जाना जाता है, फिर चाहे वो एयर टू एयर कॉम्बैट हो, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक हो, रिकॉनेसेंस हो या फिर न्यूक्लियर डिफेंस मिशन हो, सारे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। लेकिन जो टाइफून है ये ओरिजिनली एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर लाया गया था और जो मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ हैं ये इसमें बाद में ऐड करी गई थी। लेकिन यूरोफाइटर कंसोर्टियम का कहना है कि इंडिया की जो भी रिक्वायरमेंट है, इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करना या दूसरे जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट है वो करने के लिए हम तैयार हैं और भारतीय वायुसेना को ये राफेल की तुलना में तकरीबन 20% कम दाम में मिलने वाले हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फिलहाल भारत के लिए सबसे बढ़िया डिसीजन होगा राफेल, क्योंकि राफेल को लेकर हम सब जानते हैं कि भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और भारत के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट रेडी है, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे हो चुके हैं और हम यहाँ पर इंडिजिनस हथियारों को इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के ऊपर ये निर्भर करेगा कि क्या एक नए टाइप के फाइटर की तरफ वो जाना चाहेंगे, क्योंकि यूरोफाइटर कंसोर्टियम का कहना है कि हम पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं और जितना हो सकेगा हमसे हम टेक ट्रांसफर भी भारत को प्रदान करेंगे। हालांकि MRFA की जहां तक बात रही तो फिलहाल इसमें कोई हरकत नहीं है, ना तो इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की कोई खबरें सामने आई हैं, ना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की। ये चीजें अभी कागजी कार्रवाई में ही आगे बढ़ रही हैं। देखना यह है कि भारत सरकार इस प्रोग्राम को कब गंभीरता से लेती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर MRFA 2025 में भी साइन कर लिया जाता है तो पहला एयरक्राफ्ट 2029 से पहले भारत को नहीं मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।